हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ रिक्रूटमेंट। और ये चैप्टर हमारी कौन सी यूनिट का पार्ट है? ये हमारा है स्टाफिंग का पार्ट। स्टाफिंग की यूनिट कंटिन्यू चल रही है, बट हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं? रिक्रूटमेंट का क्या मीनिंग है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इसकी क्या प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट के कौन कौन से सोर्सेज हैं। सोर्सेज में हम दो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड द एक्सटर्नल सोर्सेज। ये हमारा कंप्लीट चैप्टर है। तो जैसा कि हम पहले स्टडी कर रहे थे पीछे वाली वीडियो में कि स्टाफिंग में तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला रिक्रूटमेंट, फिर हम करते हैं सिलेक्शन होने के बाद हम लोगों को देते हैं ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की भी हम बात कर रहे थे। तो ये तीन टॉपिक अब आपके ऐसे ही समझ लीजिए कि आपके चैप्टर हैं। तो अब जो चैप्टर हमारा हमको स्टडी करना है दैट इज रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत इजी लैंग्वेज में इसको स्टडी करेंगे। तो रिक्रूटमेंट रियलिटी में है क्या, इसका मीनिंग हम स्टडी कर लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट कहता है कि रिक्रूटमेंट मींस मेकिंग अवेलेबल पर्सन टू द फील्ड डिफरेंट वैकेंट पोस्ट। हमने पीछे क्या देखा था कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं तो पोस्ट तो रेडी हो जाती हैं, हमारे पास वो पोस्ट क्या है? वैकेंट हैं, बोले तो खाली हैं। अब उन खाली पोस्ट को हम कैसे भरेंगे? लोगों के थ्रू। मतलब हम क्या करने वाले हैं? उन पोस्ट के ऊपर किसको लेकर आने वाले हैं? पर्सन्स को लेकर आने वाले हैं। यही बात इन्होंने पहली लाइन में लिखी हुई है। तो अब हम एफर्ट्स करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें? अपनी एप्लीकेशंस सबमिट करें, क्योंकि हम लोगों को बोलते हैं कि भाई हमारी फर्म्स के अंदर इतनी पोस्ट हैं, हमको ये क्वालिफिकेशन चाहिए और इतने नंबर के अंदर हमको एम्प्लॉय चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? मैक्सिमम लोगों को एप्लीकेशंस फिल करने के लिए हम उनको मोटिवेट करेंगे, उनको स्टिमुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लोग क्या करने वाले हैं? मैक्सिमम लोग एप्लीकेशंस भरकर उन पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। और यही बात हमको फिर से बोली गई है, इट इज ऑन द अकाउंट ऑफ द एफर्ट। हम एफर्ट लगाते हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हमारी ओर अट्रैक्ट हो। तो ये रियलिटी में रिक्रूटमेंट अपने आप में एक प्रोसेस भी है। ये रिक्रूटमेंट अपने आप में कैसे प्रोसेस है ये हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे। बट एक बात हमको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि रिक्रूटमेंट रियलिटी में एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। यस, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि हम मैक्सिमम लोगों को एप्लीकेशंस फिल करने के लिए उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। अब हम देखते हैं आगे कि ये रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? अट्रैक्ट पोटेंशियल एम्प्लॉइज, मतलब जो इच्छुक हैं एम्प्लॉइज, जो नौकरी हासिल करना चाहते हैं एम्प्लॉइज, हम उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट करने वाले हैं। प्लस हम उनको ये भी बता देंगे कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हम उनको ये भी बता देंगे कि हमको कितने नंबर्स एम्प्लॉइज के चाहिए, मतलब हमको 5 एम्प्लॉइज की नीड है या 10 एम्प्लॉइज की नीड है और कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, हम उनको सारी बातें बता देंगे। अल्टीमेटली रिक्रूटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मैक्सिमम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट करने का होता है, ताकि मैक्सिमम लोग फॉर्म्स या एप्लीकेशन फिल कर दें। अब बात आती है कि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या है। भाई पर्सोनल मैनेजर क्या करने वाला है? सारे डिपार्टमेंट्स को कहेगा भाई मुझे पहले ये बता दो तुम्हें कितने कितने एम्प्लॉइज की नीड है। तो सारे डिपार्टमेंट्स अपनी नीड को बता देंगे पर्सोनल मैनेजर को। तो पर्सोनल मैनेजर एक क्वांटिटी या ये देख लेगा कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की नीड है। तो सबसे पहले हम यही आइडेंटिफाई करते हैं एम्प्लॉइज की कितनी मांग है, कितनी डिमांड है। सबसे पहले वो पर्सोनल मैनेजर ये देख लेगा। फिर हमें ये देखना होता है कि वो एम्प्लॉइज हमको कहाँ से रिक्रूट करने हैं। सोर्सेज क्या होंगे? इंटरनल सोर्सेज या एक्सटर्नल सोर्सेज। हम एम्प्लॉइज जो रिक्रूट करें फर्म के अंदर से ही कर लें या किसी को बाहर से बुलाएं, बाहर से एम्प्लॉइज इनवाइट करें। तो हम यहां पर ये देखते हैं। थर्ड नंबर पर हम क्या करते हैं? जो इंटरेस्टेड पीपल होते हैं, मतलब जो रियलिटी में नौकरी हासिल करना चाहते हैं, हम उन लोगों को इनविटेशन भेजते हैं। बोले तो हम एडवर्टाइजमेंट निकाल देंगे या कॉलिंग करके हम उनको इनवाइट कर लेंगे। उस
के अंदर जब हम इनवाइट करेंगे, लोगों को नौकरियों के लिए इनवाइट करेंगे, तो हम उनको सारी बात बता देंगे, कितनी एम्प्लॉयज़ की हमें नीड है, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कब तक चाहिए, क्या डेट होगी, सारी बातें हम उनको बता देते हैं। हम कर देते हैं इनवाइट। इनवाइट करने के बाद क्या होगा, लोग एप्लीकेशन भरकर भेजने वाले हैं। जब एप्लीकेशन भरकर भेज देंगे तो अब हम क्या करेंगे, 2 टाइप की लिस्ट रेडी कर देंगे। पहली लिस्ट के अंदर हम उन लोगों को रखेंगे जिनकी एप्लीकेशन हम कैंसिल करने वाले हैं। दूसरी हम लिस्ट उन लोगों की बना देंगे जो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहते थे, तो वो सारी लिस्ट अभी हम अलग से रेडी कर लेंगे। तो ये हम क्या करने वाले हैं, यहां पर डिजर्विंग एप्लीकेंट्स की एक अलग से एक लिस्ट बन जाती है। बट मैं यहां पे आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, अभी तक मैंने किसी को सेलेक्ट नहीं किया है। यहां पर क्या हुआ है, बस लिस्ट डिवाइड हो गई है, क्योंकि कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फालतू के अंदर अप्लाई कर देंगे, तो उनको तो मैं साइड ही कर दूंगा, तो मैं एक अलग से लिस्ट बना दूंगा। मान लीजिए पोस्ट तो थी आपके पास 5, अब 50 लोगों की लिस्ट आपने अलग बना के रख ली, और कुछ 100 एप्लीकेशंस ऐसी थी बेकार, वो आपने कैंसिल कर दी। तो आपने 5 पोस्ट के लिए 50 लोगों की एप्लीकेशन अलग से इकट्ठी कर ली, अलग से उसकी लिस्ट बना ली। तो यहां पर हमने 4th नंबर पे ये काम किया। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अभी तक हमने लोगों को सिलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि सिलेक्ट करने की कहानी आपको नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन का चैप्टर आएगा आगे, तो आप इसको समझ पाओगे। बट यहां पर हमारी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस की हम बात करते हैं। पर्सोनल मैनेजर ने डिमांड कलेक्ट की, सोर्सेज देखे, इंटरनल या एक्सटर्नल, फिर हमने क्या किया, लोगों को इनवाइट किया, फिर हमने 2 लिस्ट बना ली, कुछ एप्लीकेशंस को हमने कैंसिल कर दिया, कुछ एप्लीकेशंस हमने अपने पास साइड में रख ली। तो ये थी हमारी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी टॉपिक है। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या होंगे। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इंटरनल सोर्सेज एंड द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज हैं जिसकी हेल्प से हम वैकेंट पोस्ट्स को फिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज को ये क्या कह रहे हैं, रिक्रूटमेंट फ्रॉम द विद इन द एंटरप्राइज। मतलब हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि फैक्ट्री या कंपनी के अंदर से ही लोगों को रिक्रूटमेंट दे देते हैं, नौकरी दे देते हैं। तो ऐसा ही ये है जिसको हम कह रहे हैं इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स के अंदर सबसे पहले क्या है, ट्रांसफर, फिर दूसरा टॉपिक आपको स्टडी करने को मिलेगा प्रमोशन, और थर्ड टॉपिक आपको डिटेल में स्टडी करने मिलेगा ले ऑफ। तो मतलब इंटरनल सोर्सेज मतलब ऐसे सोर्सेज जिसमें हम वैकेंट पोस्ट को कैसे भरने वाले हैं, उन इंप्लॉइज की हेल्प से जो इंप्लॉइज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से ही काम कर रहे हैं। तो ये 3 टॉपिक हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ले ऑफ का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमारा ट्रांसफर का टॉपिक क्या है। भाई आपने देखा होगा ना कि कभी कभी इंप्लॉइज का ट्रांसफर कर देते हैं। भाई तू पहले दिल्ली में नौकरी करता है, भाई तेरी ये भी कलकत्ता में नौकरी है, बट तेरी सैलरी इंप्रूव नहीं करेंगे, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज नहीं कर रहे, बट तेरा ट्रांसफर कर रहे हैं। या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक कंपनी से, या एक ही कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, या एक जॉब से दूसरी जॉब, तो ये होती है ट्रांसफर। ट्रांसफर के केस के अंदर मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्टेटस में कोई चेंज नहीं आने वाला। ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होंगी, ना उसका स्टेटस इंक्रीज होने वाला है। स्टेटस का क्या मतलब, भाई वो कोई पहले से अच्छी ज्यादा पोस्ट पे नहीं जाने वाला, क्योंकि पहले से ज्यादा अच्छी पोस्ट पे गया तो उसको तो प्रमोशन कह देंगे। बट यहां पर अभी हम प्रमोशन स्टडी नहीं कर रहे, यहां पर हम ट्रांसफर स्टडी कर रहे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, मतलब पहले वो पर्सन इस पोस्ट के ऊपर है तो वो अब सेम लेवल की दूसरी पोस्ट पे चला जाएगा, क्योंकि ऊपर से पोस्ट तो दूसरी है। अभी यहां पर मान लो ये लेवल है, तो ये पर्सन पहले यहां पे काम कर रहा है, अगर ये यहां से यहां पर पहुंच गया उसको तो हम क्या बोल देंगे, प्रमोशन। तो यहां पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल हुआ है इसका ट्रांसफर, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर। पहले लेवल मतलब उसका अभी भी सेम ही रहा है, बट उसका ट्रांसफर हुआ है, या ये कह लीजिए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, जॉब टू जॉब, या शिफ्ट टू शिफ्ट। हो सकता है वो पहले रात को काम करता हो, अब हमने उसको बोल दिया भाई दिन में काम कर तू आके, तो ऐसा हम इसको बोल दिया ट्रांसफर का टॉपिक। अब ट्रांसफर के टॉपिक के बाद जो इंटरनल सोर्सेज से हम जो रिक्रूटमेंट करते हैं वो टॉपिक है हमारा प्रमोशन।
अब प्रमोशन के अंदर क्या होने वाला है, इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, हो सकता है उसकी सैलरीज बढ़ जाए, हो सकता है कि उसका ओहदा बढ़ जाए, बोले तो स्टेटस में इंक्रीज हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे प्रमोशन। तो इसमें क्या है, शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू ए हायर पोजीशन। अब बंदा चला जाएगा हायर पोजीशन पे। मान लो पहले सुपरिटेंडेंट था, अब वो डिपार्टमेंट का मैनेजर बन गया, तो यहां पर क्या हो गया, प्रमोशन। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, उसको फैसिलिटीज ज्यादा मिलेंगी, उसका स्टेटस इंक्रीज हो गया। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल शिफ्टिंग, क्योंकि पर्सन पहले यहां पर काम कर रहा था, अब वो थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पे काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं प्रमोशन। इंटरनल सोर्सेज का जो थर्ड टॉपिक है वो है ले ऑफ। कभी कभी क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी हो गई काम की कमी, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चल रही थी, बट कोई कारण ऐसा हो गया, काम की हो गई कमी, तो हमने एम्प्लॉइज को बोला कि भाई तेरी हम थोड़े टाइम के लिए छुट्टी कर रहे हैं, तेरे को थोड़ी दिन के लिए वेकेशंस पे भेज रहे हैं, तेरी हम छुट्टी कर रहे हैं, जब काम की जरूरत होगी, जब वर्कलोड होगा, तेरे को सबसे पहले बुला लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं ले ऑफ। ले ऑफ के केस के अंदर हम इंप्लॉइज का टेम्परेरी सेपरेशन कर देते हैं, मतलब उसको काम से अलग कर देते हैं। तो ये मोस्टली केसेस में कब होता है, जब काम की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमी होती है। तो ये होगा कैसे, इस तरह की बात अप्लाई करने से पहले इंप्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एम्प्लॉयर उसको पहले से एडवांस में बोल देता है कि भाई अगर कैसा कभी ऐसा हुआ फ्यूचर में कि काम की कमी हुई, तो तेरे को थोड़े टाइम के लिए काम से हम अलग कर देंगे, बट हाँ तेरे को एक बात पक्की कह रहे हैं कि जब भी काम ज्यादा हुआ तेरे को सबसे पहले बुलाने वाले हैं। तो इस केस में ऐसा ही होने वाला है कि जब काम होगा तो इंप्लॉइज को, जो पहले से काम कर रहा था, उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। तो 10 बाय रिकॉलिंग द लेड ऑफ द इंप्लॉइज, तो जिन इंप्लॉइज को मैंने छुट्टी पे भेजा था उसी इंप्लॉइज को मैं सबसे पहले बुलाऊंगा, और वेकेंट पोस्ट बोले तो जो खाली पोजीशन थी उसको मैं भर लूंगा। तो ये हुए हमारे इंटरनल सोर्सेज के 3 टॉपिक। तीनों टॉपिक के अंदर हमने क्या स्टडी किया, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड थर्ड टॉपिक ले ऑफ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मतलब हमने इंटरनल सोर्सेज तो रीड कर लिए तीनों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें इंटरनल सोर्सेज के मेरिट स्टडी करने को मिलेंगे। भाई जब भी हम इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करते हैं तो होगा क्या, लोगों का मोटिवेशन बढ़ने वाला है, इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा, है ना, इंडस्ट्री के अंदर शांति बनी रहेगी, क्योंकि इंप्लॉइज अंदर की ही हैं, उन्हीं को हम ट्रांसफर दे रहे हैं, उन्हीं को प्रमोशन दे रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े का तो कोई कारण होता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लोगों में मोटिवेशन बढ़ता है, सिलेक्शन करना बहुत इजी है, क्योंकि फर्म के अंदर का पर्सन है तो सिलेक्ट करना बहुत इजी है, ट्रेनिंग देनी बहुत इजी है, नए लोगों से इंट्रोड्यूस करना बहुत इजी है, क्योंकि किसी पर्सन को बाहर से अगर लेकर आएंगे, उसको नौकरी पे रखेंगे, ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, नए लोगों से इंट्रोड्यूस भी कराना पड़ेगा। बट इंटरनल सोर्सेज के अंदर तो क्या, हमको इंडक्शन भी नहीं करानी पड़ेगी, ओरिएंटेशन उसका नहीं कराना पड़ेगा। इंटरनल सोर्सेज की फायदा ये भी है कि जो हमारे पास सरप्लस वर्कर होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज ज्यादा हैं, तो उसको हम किसी और डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर देते हैं, तो ये बेनिफिट भी मिलता है। इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट करना हमको सस्ता पड़ता है, क्योंकि बाहर से किसी को बुलाएंगे तो आएगा, चाय पानी का खर्चा भी करेगा और खर्चे भी हो जाएंगे हमारे, तो वो महंगा पड़ता है। बट इंटरनल सोर्सेज से किसी को रिक्रूट करना हमारे लिए इजी है, इकोनॉमिकल है। अब बात आती है कि इंटरनल सोर्सेज की वजह से नुकसान क्या होता है, लिमिटेशंस क्या है। अब हमने इंटरनल सोर्सेज में क्या देखा, खुद के एम्प्लॉइज जो पहले से काम कर रहे हैं, हम उनको रिक्रूट करने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, बाहर से कोई नया पर्सन तो काम करने पे नहीं आ रहा, मतलब हम जो यंग ब्लड है, जिसके अंदर काम करने की तीव्र इच्छा है, जो बहुत अच्छे से काम करना चाहता है, हम उसको तो नहीं लेकर आ रहे। तो यंग ब्लड की एंट्री पे रोक लग जाती है, स्टॉप लग जाती है, क्योंकि हमने अपने ही इंप्लॉइज को अंदर से रिक्रूट कर लिया। दूसरी बात, इंप्लॉइज जो पहले से ही काम करते हैं, उनको पता तो है ही सही, भाई काम करें ना करें सैलरी तो मिल ही जाएगी, प्रमोशन तो मिल ही जाएगा। तो जो पुराने लोग होते हैं, काम करते करते कभी कभी लेथार्जिक बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, और कामों को पोस्टपोन भी करते हैं। तीसरी बात, इट कांट बी अप्लाइड इन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनल सोर्सेज क्या आप नए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हो? आपने मान लो अभी फैक्ट्री लगाई, तो आपके पास इंटरनल सोर्सेज कहां होंगे रिक्रूट करने के, आपको एक्सटर्नल सोर्सेज की ही हेल्प लेनी पड़ेगी।
फिर बात आती है सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉइज हैम्पर्ड। अब हमने किसी बाहर की एम्प्लॉय को तो बुलाया नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स से तो एम्प्लॉइज आया नहीं, क्योंकि बाहर का बंदा आता तो उसके अंदर काम करने के स्किल्स ज्यादा होते, काम करने की क्षमता ज्यादा होती। पुराने वाले इंसान के साथ, पुराने वाले एम्प्लॉइज के साथ कंपटीशन करता तो वो कंपटीशन हेल्दी भी हो सकता था, पुराने वाले एम्प्लॉइज को सीखने को भी मिलता, पुराने वाले एम्प्लॉय को ये भी डर रहता कि कहीं उसको नौकरी से निकाल ना दें, तो पुराने वाला एम्प्लॉइज पहले से अच्छा काम करता। बट ऐसा तो हुआ नहीं। हमने क्या किया, इंटरनल सोर्सेज की हेल्प से लोगों को रिक्रूट कर लिया। कंपटीशन तो होएगा ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉइज पहले वाले सारे एम्प्लॉइज तो मिलकर काम कर रहे हैं, उनको पता है काम करो ना करो सैलरी तो मिल ही जानी है। मिलजुल कर स्ट्रेटेजी पहले भी बनाते थे, पहले भी गड़बड़ करते थे, वो तो अभी भी गड़बड़ करेंगे। तो यहां पर ये नुकसान भी होता है। फिर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिट द प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी को सडनली कहीं पर ट्रांसफर कर दिया, तो जहां जिस जगह से हमने उसको हटाया है तो वहां पर कभी कभी प्रोडक्शन के अंदर दिक्कत भी आती है, प्रोडक्शन नेगेटिव जाने लगता है, या प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होता, या क्वालिटीज अच्छी मेंटेन नहीं होती। तो यहां तक हमने क्या स्टडी कर लिया, इंटरनल सोर्सेज के रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का एक्सटर्नल सोर्स। अभी तक हमने स्टडी किया इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट कैसे करते हैं, अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इस सोर्स के अंदर क्या है, सिंपल सी बात, अब तक तो टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को लेकर आने वाले हैं, उनको रिक्रूट करने वाले हैं। मतलब इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर फिलिंग इन द वैकेंसी फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हम लोगों को अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, भाई हमारे पास पोस्ट है, आप अप्लाई कर दो। अब ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के नहीं है, कहां के हैं, बाहर के। तो इस मेथड के अंदर क्या होने वाला है, हम जर्नली लोअर रैंक्स के ऊपर लोगों को अपॉइंटमेंट देते हैं, क्योंकि टॉप लेवल पर, मिडिल लेवल पर हम अगर लोगों को नौकरी पर लगाएंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए। तो हम इस तरह के सोर्सेज की हेल्प तब लेते हैं जब हमको लोअर रैंक पे ज्यादा हेल्प लेनी होती है। जिस तरह से लोअर लेवल मैनेजमेंट पर, या लेके लीजिए कि सुपरवाइजर टाइप के लोग चाहिए, या वर्कर टाइप के लोग चाहिए, लेबर टाइप के लोग चाहिए, तो हम वहां पर ये सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हमें ये 11 सोर्सेज स्टडी करने को मिलेंगे। यस, एक्सटर्नल सोर्सेज में हमें ये 11 टॉपिक्स स्टडी करने को मिलते हैं, जिनकी हेल्प से हम एम्प्लॉइज को रिक्रूट करते हैं। ये सारे सोर्सेज एक्सटर्नल सोर्सेज के ही पार्ट हैं। अब इन सोर्सेज को हम शॉर्टकट वे में बहुत इजी लैंग्वेज में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले है हमारे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, एक फैक्ट्री या एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अपने मेन गेट पर एक नोटिस बोर्ड लगा देती है। ए नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग द डिटेल ऑफ जॉब। हम अपने मेन गेट के ऊपर एक नोटिस बोर्ड छोड़ देते हैं, उस नोटिस बोर्ड के ऊपर हम एक नोटिस लगा देते हैं जिसके ऊपर नौकरियों के बारे में सारी डिटेल होती हैं। तो कोई भी इंसान जिसको नौकरी की नीड होगी, जॉब की नीड होगी, वो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड से स्टडी करके अगर अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी कंपनीज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो इस मेथड को भी यूज करती हैं। ये अपने नोटिस बोर्ड पे लगा देती हैं कि हमको इतने एम्प्लॉइज की नीड है। तो आप आते जाते इस प्रकार की एप्लीकेशंस को देखकर अगर आप अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो ये हुआ नोटिस बोर्ड की हेल्प से। सेकंड है कैजुअल कॉलर्स। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, कंपनीज में, स्कूल्स में ईमेल करते रहते हैं और ईमेल के थ्रू अपना रेज्यूमे या सीवी भेज देते हैं। तो एक स्कूल के पास, कॉलेज के पास काफी सीवी ऑलरेडी इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। अब इमरजेंसी के अंदर मान लो कोई इंप्लॉई स्कूल को, कॉलेज को छोड़कर चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो डेटा हमारे पास इकट्ठा था, जो डेटा हमारे पास ईमेल के ऊपर आया हुआ था, हम उन्हीं को ही फोन कॉल लगाकर बुला लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक डेटाबेस रखती है उन लोगों का जिनको जॉब की नीड है, तो हम उनको क्या करते हैं, वैकेंसीज को भरने के लिए, अपनी पोस्ट को भरने के लिए हम उनको कॉल कर देते हैं। तो इन दिस मेथड ए वेटिंग लिस्ट ऑफ जॉब सीकर्स,
हमारे पास एक जॉब हासिल करने वाले लोगों की एक वेटिंग लिस्ट होती है। हम उस लिस्ट को रेडी करते हैं, हम देखते हैं कि भाई किसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है, किसको स्क्रीनिंग के लिए बुलाना है, जिसके थ्रू हम अपनी पोस्ट को भर दें। तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। अल्टीमेटली इस मेथड के अंदर मैं सिर्फ एक सिंपल स्टोरी बता रहा हूं, हम लोगों को कॉल करके बुला लेते हैं, इसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। थर्ड है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के अंदर आपने देखा होगा आजकल लोग न्यूज़पेपर के अंदर या प्रोफेशनल जर्नल्स के अंदर या व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी वैकेंसीज निकाल देते हैं। तो जिसको वैकेंसी नजर आएगी, जिसको लगेगा भरना है तो भर देगा, अप्लाई कर देगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी होता है। इसी तरह से फोर्थ है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कौन रन करता है? ये गवर्नमेंट रन करती है। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कुछ ऑफिसेज बने होते हैं जो गवर्नमेंट के पैनल पे होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू ये रन किए जाते हैं। इनके पास काफी सारे लोगों की डिमांड आती रहती है नौकरियों के लिए। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों को पता होता है कि कितने लोगों को नौकरी की नीड है। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले क्या करते हैं, कंपनीज के, स्कूल्स के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के, फैक्ट्रीज के, इन सब के कांटेक्ट में रहते हैं। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये इनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। इनसे कांटेक्ट करने के बाद ये उनको बता देते हैं कि भाई इतने लोगों को नौकरी चाहिए, अगर आपने लगवाना है तो लगवा लो। तो इसमें ऐसा ही होगा, मान लो एक कंपनी का पर्सोनल मैनेजर है, उस कंपनी के पर्सोनल मैनेजर को पता है कि मेरे को इतने लोगों की नीड है, तो ये अपनी रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भेज देगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करेगा, उसको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस बना के रखते हैं। एक ऐसा लिंक प्रोवाइड करते हैं जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले, जिसकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वैकेंट पोस्ट्स को हम भर सकते हैं। तो ये हुआ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का टॉपिक। इसी तरह से कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी होती हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो गवर्नमेंट रन करता है, ये है प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज। अब प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज के पास भी काफी सारे लोग अप्लाई करते रहते हैं कि भाई मेरे को नौकरी की नीड है, भाई मेरे को नौकरी की नीड है। तो इनके पास काफी सारे लोगों का डेटा होता है। तो ये डेटा को क्या करते हैं, जिन कंपनीज को चाहिए, मान लो किसी स्कूल को प्रिंसिपल चाहिए, किसी स्कूल को टीचर चाहिए, तो वो स्कूल क्या करेगा, इस प्लेसमेंट एजेंसी से कांटेक्ट कर लेगा। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करा देते हैं। तो ये प्लेसमेंट एजेंसीज करती क्या है, रियलिटी में उनको डेटा अवेलेबल कराती हैं और उसके बदले में ये पैसा भी चार्ज करती हैं, जिसको इन्होंने लिखा हुआ है कि दे चार्ज द फीस। यस। फिर बात आती है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। अब ये क्या, ये भी ऐसा समझ लीजिए कि एजेंसीज की तरह काम करती हैं। अब मान लीजिए मेरे को मेरी कंपनी के अंदर या मेरे को मेरे स्कूल में प्रिंसिपल लेवल का बंदा चाहिए, और वो बंदा तो बहुत अच्छे वाले लेवल का चाहिए, या मेरी कंपनी के अंदर मेरे को सीईओ चाहिए या जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए बंदा चाहिए। तो जब हायर रैंक की पोस्ट के लिए कोई पर्सन की रिक्वायरमेंट अगर आपको है तो आप इनसे डिस्कस कीजिए। इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। तो ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के ऊपर इनके पास जो डेटा होता है उन लोगों का होता है जो अच्छी कैटेगरी के होते हैं या जिनको अच्छी पोस्ट की नीड होती है। मतलब ये किस टाइप की पोस्ट को भरने में काम करेंगे, जो मिडिल लेवल या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, ये इस प्रकार की कैटेगरी के लोगों के लिए काम करते हैं। कौन, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इसके बदले में ये फीस भी लेते हैं। तो ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट कुछ ऐसे लोगों के रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं जिनको वास्तव में अच्छे लेवल की जॉब की नीड है। मतलब ये ऐसा समझ लो कि प्रिंसिपल्स के कांटेक्ट में रहते होंगे, जनरल मैनेजर के लेवल पे कांटेक्ट में रहते होंगे, या जिनके अंदर मैनेजमेंट को संभालने की हिम्मत होती है उनके कांटेक्ट में रहते हैं। तो जब भी इनके पास कोई डिमांड आती होगी तो ये उन लोगों को बता देते होंगे कि वहां पर जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप वहां पर प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर दो, या वहां पर वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर दो, या वहां पर जनरल मैनेजर के लिए अप्लाई कर दो। बदले में क्या करते होंगे, ये भी पैसा चार्ज कर लेते होंगे। तो अल्टीमेटली ये कभी कभी एक्स्ट्रा सर्विस भी देते हैं। जैसे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिंसिपल की नीड है, जनरल मैनेजर की नीड है, तो उसके बिहाफ पर ही एडवर्टाइजमेंट करने का काम भी करते हैं। तो ये किस प्रकार की फैसिलिटी देते हैं, टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल लेवल के लोगों को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अगले हैं हमारे कैंपस रिक्रूटमेंट। आपने सुना होगा कुछ कंपनीज कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में आते हैं,
बच्चों का इंटरव्यूज लेते हैं और उनकी स्टडी भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, उसको पहले से ही नौकरियों पे रख लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब ये रिक्रूटमेंट कहां से होती है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से होती हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस लोगों के, इस प्रकार के डिपार्टमेंट्स के कांटेक्ट में रहते हैं और वहां से इनसे बात करते रहते हैं कि भाई हमारे बच्चे पास होने वाले हैं, हमारे बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं, आप हमारे कॉलेज में आ जाओ, आप हमारे यूनिवर्सिटीज में आ जाओ, तो आपको जो भी लगे कि हमारा ये बच्चा लायक है किसी कंपनी में भेजने के, तो आप इसको नौकरी पे रख लो। तो ये इस प्रकार की रिक्रूटमेंट भी होती रहती है। तो क्या होता है कि कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एक प्लेसमेंट सेल होता है जो यंग बच्चों की हेल्प करता है नौकरियां हासिल करने के अंदर। तो उनको जिस प्रकार की नौकरी की नीड होती है, अगर वो बच्चा मान जाता है तो वो उसके अंदर जा सकता है। तो ये होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। तो इसमें भी टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल लेवल की जॉब्स आपको मिल जाती हैं। इसके बाद है हमारा रिकमेंडेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। अब मान लीजिए मैं किसी स्कूल में प्रिंसिपल हूं, अब मेरे को पता है कि वो टीचर बहुत अच्छा है, हालांकि वो टीचर मेरे स्कूल में नहीं है, तो मैं उस टीचर को डायरेक्टली रिकमेंड कर लूंगा कि भाई इस टीचर को रिकमेंड करता हूं, इसको नौकरी पे रख ले। तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा ही होता है, हम एम्प्लॉइज की रिकमेंडेशंस के बेस पर भी हम उनके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को नौकरी पे रख लेते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को उन्होंने बोल दिया रिकमेंडेशंस ऑफ द एम्प्लॉइज। आगे है लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं। अब हमारी कंपनी के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी कंपनी में काम भी कर रहे हैं, प्लस साथ साथ वो लेबर के कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं। मतलब अगर मैं उनको आज बोल दूं ना कि मेरे को 50 लोगों की नीड है, 50 वर्कर की नीड है, तो वो मेरे को 50 वर्कर भी अवेलेबल करा देंगे। तो ये होते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं? वर्कर्स आर रिक्रूटेड टू द लेबर कॉन्ट्रैक्टर हु आर देमसेल्फ एम्प्लॉइज, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी नौकरी भी कर रहे हैं एम्प्लॉय की तौर पर, और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेबर्स के साथ। जब भी मैं इन कॉन्ट्रैक्टर्स को बोलता हूं तो ये मेरे को कहीं ना कहीं वर्कर्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये रियलिटी में क्या कह रहा है, ये हमारे एम्प्लॉइज भी होते हैं और ये लेबर के साथ इनको कॉन्ट्रैक्ट करने का पता होता है, इनको पता है कि उनके साथ डील कैसे करनी है। तो ये भी बहुत इजी रास्ता है लोगों को रिक्रूट करने का। अब जो नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर, वो क्या है? एडवर्टाइजिंग ऑन द टेलीविजन। आपने देखा होगा ना, कुछ कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, कॉलेज वाले क्या करते हैं, वैकेंसीज निकाल देते हैं टेलीविजन के थ्रू। तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे देते हैं, एक्सपीरियंस के बारे में, कितनी हम उनको सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइम से काम कर रही है, हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम टेलीविजन पे दे देते हैं। तो जो लोग, जिसको नौकरी चाहिए, टेलीविजन पर ऐड देख लेगा, इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट को देख लेगा, अप्लाई करना होगा तो वो नौकरी के लिए अप्लाई कर देता है। तो ये है टेलीविजन के ऊपर एडवर्टाइजिंग देना। अब ये वाला जो है एडवर्टाइजिंग हम कहां दे रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के ऊपर देखा है आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स के ऊपर लोग क्या करते हैं, नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो उन वेबसाइट्स के ऊपर अपनी पोस्ट निकाल देती हैं। तो कोई भी इंसान जिसको नौकरी की नीड है उस वेबसाइट के ऊपर जाए, सर्च करके देखे, तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको पोस्ट मिल सकती है। तो ये वेब पब्लिशिंग है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटरनेट की हेल्प लेते हैं और एक पर्सन इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स के ऊपर सर्च करके जॉब्स को फाइंड आउट कर सकता है। तो कंपनीज अक्सर जब भी कोई पोस्ट निकालती हैं तो इन वेबसाइट के थ्रू अपनी एडवर्टाइजमेंट कर देती है। और एक पर्सन ऐसा जिसको रियलिटी में नौकरी की नीड है, वो इस एप्लीकेशंस के थ्रू या इस वेबसाइट के थ्रू नौकरियों के लिए अप्लाई भी कर सकता है। तो मतलब पीपल हैविंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कैन गेट इन टच विद द ऑर्गेनाइजेशन नीडिंग देयर सर्विसेज। तो हम इन वेबसाइट्स के थ्रू कांटेक्ट में रह सकते हैं और उसके कांटेक्ट में रहने के थ्रू हम वेबसाइट के ऊपर बार बार जाकर हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकते हैं, वहां पर कौन सी पोस्ट है ये जान सकते हैं। तो ये था हमारा एक सिंपल सा टॉपिक जिसके अंदर हमने एक्सटर्नल सोर्सेज के 11 टॉपिक स्टडी किए। तो एक्सटर्नल सोर्सेज के हमने ये सारे 11 टॉपिक स्टडी कर लिए। अब बात आती है कि भाई हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज के बेनिफिट्स क्या हैं। एक तो हमको क्वालिफाइड
पीपल मिल जाते हैं, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मिल जाते हैं, क्योंकि हमने अभी बाहर से लोगों को नौकरियों पे बुलाया है तो क्वालिफाइड पर्सोनल मिल जाएंगे। वाइडर चॉइस, अगर हम इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट करते तो चॉइसेस हमारी लिमिटेड थी, अब हमने ओपन में लोगों को बोल दिया भाई जिसको नौकरी चाहिए आप अप्लाई कर दो, तो अब हमारे पास बहुत बड़ी चॉइस है, हम अपनी अकॉर्डिंग आराम से बैठकर देखेंगे कि किस प्रकार के पर्सन को नौकरी पे रखना है या किसको कैंसिल करना है। तो चॉइस हमारे पास बहुत बड़ी हो जाती है, हम उस चॉइस में से 2-4 लोगों को 50 लोगों को बहुत आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो बाहर से इंसान आएगा ना उसका टैलेंट बहुत फ्रेश होएगा, नया खून होगा, कुछ करने की सोचेगा। अगली बात कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, अब बाहर से कोई भी इंसान आएगा नया नया तो पुराना इंसान उससे कहीं ना कहीं compete करने की कोशिश भी करेगा, उसके साथ कंपटीशन में रहेगा, काम को पहले से ज्यादा अच्छे करने की सोचेगा। नया इंसान तो काम अच्छा करेगा, पुराने वाला इंसान भी काम और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर वो काम अच्छा नहीं करेगा हो सकता है कंपनी उसको निकाल दे और नए वाले को कंटिन्यू करने के लिए बोल दे, इसलिए लोगों में कंपटीशन पैदा हो जाता है। अब बात आती है कि इस प्रकार के सोर्सेज से नुकसान क्या होता है, लिमिटेशंस क्या होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जो पहले से जो स्टाफ काम कर रहा है ना काफी सालों से, अब उनको पता चल जाता है ये कंपनी प्रमोशन तो देगी नहीं, इसलिए उनके मन में क्या हो जाता है, डिससैटिस्फैक्शन, और कभी कभी पुराने वाला स्टाफ हमारी कंपनी को छोड़कर भी चला जाता है। फिर लेंथी प्रोसेस, जब भी हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं, रिक्रूट करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस छोटी मोटी नहीं होती, लंबी होती है, पोस्ट निकालनी पड़ती है, फिर एप्लीकेशन आएंगी, उन एप्लीकेशन में से छटनी करो, कुछ एप्लीकेशन को रखो, कुछ को कैंसिल करो, फिर उनको आगे सिलेक्शन के लिए बुलाओ, इंटरव्यू रखो, ऐसा करो वैसा करो, ये प्रोसेस बहुत लेंथी पड़ती है और साथ में एक कॉस्टली प्रोसेस भी है, क्योंकि कभी कभी एडवर्टाइजमेंट हमको टीवी पे कराना है, कभी इंटरनेट पे देना है, तो ये प्रोसेस थोड़ी लेंथी होने के साथ साथ महंगी भी है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर हमने 11 टॉपिक देखे जहां जहां से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, प्लस ये भी देख लिया कि एक्सटर्नल सोर्सेज के हमारे कौन कौन से मेरिट्स हैं और कौन कौन सी डीमेरिट्स हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो ये चैप्टर था रिक्रूटमेंट का, इस चैप्टर के अंदर हमने ये कंप्लीट टॉपिक स्टडी कर लिया है। रिक्रूटमेंट का क्या मीनिंग है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट के इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर हमने इनके टाइप्स, इंटरनल सोर्सेज के अंदर हमने 3 टाइप स्टडी किए थे, देन हमने इसके मेरिट्स देन डीमेरिट्स। एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर हमने 11 टॉपिक स्टडी किए, 11 टॉपिक्स के बाद हमने इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स स्टडी कर ली। तो ये रिक्रूटमेंट का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे सिलेक्शन का टॉपिक, सिंपल सा चैप्टर है नेक्स्ट, सिलेक्शन का क्या मीनिंग है और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन की प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर रिक्रूटमेंट को लेकर। मिलता हूं मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में सिलेक्शन के चैप्टर के साथ। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।